सभी को नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। हम ये देखेंगे कि कैसे जो लोग व्यापार करने आए थे वो यहाँ के शासक बन बैठे और फिर कैसे भारत ने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। तो आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। आज हम इन खास पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी भारत के लिए एक नए समुद्री रास्ते की खोज से। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज कैसे बना, उनकी नीतियां क्या थीं, और आखिर में हम आज़ादी के लिए जो अलग अलग आंदोलन हुए उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए अपने सफ़र के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल गई। तो इसका जवाब है 1453 में ओटोमन तुर्कों का कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, जो उस वक्त पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, इस एक घटना ने यूरोप और एशिया के बीच जो जमीन के रास्ते व्यापार होता था उसे एक तरह से बंद कर दिया। अब यूरोपीय व्यापारियों को भारत के मसालों और दौलत तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता चाहिए था, और बस यहीं से खोज का एक नया दौर शुरू हो गया। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है कि ये सब कैसे हुआ। ओटोमन साम्राज्य के उभरने के बाद पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने समुद्री खोज को बहुत बढ़ावा दिया। उन्हीं के नक्शों की मदद से बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक पहुंच गए, और फिर आखिर में 1498 में वास्को डी गामा भारत के केरल में कालीकट पहुंच गए। बस भारत के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खुल चुका था। और इस खोज के पीछे पैसा कितना बड़ा कारण था, जरा वो देखिए। वास्को डी गामा ने अपनी पहली ही यात्रा में अपनी लागत से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि यूरोप की ताकतें एशिया की दौलत की तरफ क्यों खींची चली आ रही थीं। तो रास्ता तो खुल गया, अब बारी थी राज करने की। इस हिस्से में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन का पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा कैसे तैयार किया। तो इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत जरूरी किरदार की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्हें भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब नौकरशाही की नींव रखने वाला माना जाता है। खास तौर पर उनके जुडिशियल और सिविल सर्विस में किए गए सुधारों का असर तो आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कहीं ना कहीं दिखता है। ये तस्वीर देखिए, ये कॉर्नवालिस का बनाया हुआ सिस्टम है। उन्होंने पूरे बंगाल को डिवीजनों में बांटा, हर डिवीजन को जिलों में, और हर जिले में एक कलेक्टर बिठा दिया। ये कलेक्टर सीधे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जवाब देता था। ये टैक्स इकट्ठा करने और शासन चलाने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड तरीका था। अब ये सहायक संधि क्या चीज थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली का एक बड़ा ही स्मार्ट, कह सकते हैं पॉलिटिकल मूव था। भारतीय राजाओं को आर्मी की सुरक्षा का वादा किया जाता था, लेकिन बदले में वो अपनी आज़ादी खो देते थे। उन्हें अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना पड़ता था, और वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी दूसरे राज्य से कोई रिश्ता नहीं रख सकते थे। मतलब एक तरह से वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाते थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं लॉर्ड डलहौजी के दौर में। ये वो समय था जब भारत में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुए, लेकिन इन बदलावों का इस्तेमाल पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाने के लिए भी किया गया। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक टिकट तीनों आ गए। इन टेक्नोलॉजीज ने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में तो जैसे क्रांति ही ला दी। इससे अंग्रेजों के लिए इतने बड़े देश पर राज करना और अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। टेक्नोलॉजी तो ठीक थी, पर डलहौजी ने एक बहुत ही विवादित पॉलिसी भी चलाई, जिसे हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस पॉलिसी ने भारतीय राजाओं के मन में बहुत गुस्सा और डर पैदा कर दिया। और ये सिर्फ कोई कागजी पॉलिसी नहीं थी, इसे बहुत सख्ती से लागू किया गया। बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिए गए, जिससे पूरे देश में असंतोष की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। तो अब तक हमने अंग्रेजों की बात की, अब कहानी का रुख पलटता है और हम देखते हैं कि भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। अब हम एक ऐसी घटना पर फोकस करेंगे जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। साल था 1905 और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहने को तो कारण ये दिया गया कि प्रशासन चलाने में आसानी होगी, लेकिन भारतीयों ने इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तौर पर देखा। सबको लगा कि असली मकसद हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना है।
इस एक फैसले ने पूरे देश में विरोध की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। बंगाल के बंटवारे के जवाब में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था। ये एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। इसमें भारतीय कला, साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। उस वक्त ये गीत बंगाली एकता और गर्व का प्रतीक बन गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आंदोलन के तरीकों को लेकर सब एक ही राय रखते थे। शुरू में टैगोर आंदोलन के जबरदस्त समर्थक थे, लेकिन जब आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाने जैसी चीजें होने लगी तो उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा। ये दिखाता है कि आज़ादी के दीवानों के बीच भी तरीकों को लेकर बहस चलती रहती थी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि आज़ादी की ये लड़ाई कितने अलग अलग तरीकों से लड़ी गई। ये सिर्फ एक तरह की लड़ाई नहीं थी, इसमें शांति से किए गए मार्च भी थे और क्रांतिकारी कार्रवाइयां भी थी। साल 1897 में पुणे में चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआती घटनाओं में से एक थी। अंग्रेजों ने इसे भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा और इस घटना पर लिखने के लिए बाल गंगाधर तिलक को भी जेल हो गई। तो एक तरफ जहां क्रांतिकारी रास्ते थे, वहीं महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल अलग, अहिंसक रास्ता दिखाया। 1930 में उन्होंने नमक पर लगे ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ मशहूर दांडी मार्च किया। ये सविनय अवज्ञा का, यानी शांति से कानून तोड़ने का एक इतना शक्तिशाली प्रतीक बना, जिसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि अन्याय का विरोध शांति से भी किया जा सकता है। इस मार्च का असर इतना बड़ा था कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के मशहूर पेरिस मार्च से कर दी। ये बात इस घटना के विशाल पैमाने और ऐतिहासिक महत्व को दिखाती है, जिसने पूरे देश को एक नई प्रेरणा दी। और ये मत समझिए कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ जाने पहचाने चेहरे ही लड़ रहे थे। उत्तर पश्चिम में सीमांत गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो मणिपुर में सिर्फ 13 साल की रानी गाइडिनल्यू थीं और धरसाना में सरोजनी नायडू थीं। इन जैसे नेताओं ने दिखाया कि आज़ादी की ये आग देश के कोने कोने में जल रही थी। यहाँ तक कि जेल की दीवारें भी इन नेताओं को रोक नहीं पाईं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी जरूरी किताब लिखी, जो आज भी हमें भारत की महान विरासत और पहचान को समझने में मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने देखा जैसे कलेक्टर का पद, और जो विरोध के तरीके देखे जैसे सविनय अवज्ञा, वो आज भी हमारे समाज और राजनीति पर कैसे असर डाल रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इतिहास ही हमें हमारा आज समझने में मदद करता है। धन्यवाद।